मैसेंजर MLG तो मैसेंजर कंट्री के लिए सोसाइटी के लिए कर दो अपने कोष से 50 लाख रुपए अपने खाते से 11 लाख रुपया और MLG तो मैसेंजर बाबा गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा पर बीजेपी सरकार मेहरबान है। हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से डेरा सच्चा सौदा को खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर अब तक 91 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। ये सब डेरा के रुमाल छू लीग के दौरान हुआ। रुमाल छू यानी कि रुमाल को छूने का खेल। लेकिन सियासी जानकार बीजेपी सरकारों की इस दरियादरी को सियासी छू यानी कि यूं कहें कि चुनावी छू कह रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरीके से चढ़ावा जायज है? क्या रुमाल छूकर खेल से देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने लगेंगे? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता। डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम खिलाड़ी हैं। कभी हॉकी खेलते हैं, कभी फुटबॉल को किक जमाते हैं, तो कभी कराटे का वार भी कर जाते हैं। लेकिन वक्त आता है तो सियासी खेल भी खेलते हैं, और जब खेल के नाम पर मोटा सियासी चढ़ावा चढ़े तब तो बाबा जमकर आशीर्वाद भी देते हैं। यह है बाबा लोक का रुमाल छू लीग। जी हां, हैरान मत होइए, रुमाल छू लीग। रुमाल छू एक खेल है जिसमें रुमाल को छूकर दौड़ा जाता है। भले ही ये ओलंपिक्स या एशियाड में ना हो, लेकिन इसका गोल्ड मेडल तो बाबा के भक्त ही जीतते हैं। भले ही भारत रियो ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन केंद्र सरकार के आला चेहरे और हरियाणा सरकार के आला चेहरों को उम्मीद है कि बाबा की शरण में जाने से अगले ओलंपिक्स में सोना बरसेगा। सिंहासन पर विराजमान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाले ये हैं हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज। पैर छुआ और चढ़ावा चढ़ाया 50 लाख। बाबा भी गदगद दिखे। ये चढ़ावा था खास तौर पर बाबा की रुमाल छू लीग के कल्याण के लिए, खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए। नहीं तो गलत क्या है? वहाँ पर स्कूल चलते हैं, वो वहाँ पर खेल गांव बना रहे हैं जिसमें हर प्रकार की गेम्स की वो सुविधा करना चाहते हैं। तो मेरे तो 50 लाख से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता। ज़्यादा होती मैं ज़्यादा दे के आता। सुना आपने, हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा बनता तो वो भी दे देता बाबा की झोली में। ये वही हरियाणा है जिसे मुक्केबाजी और कुश्ती की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में रुमाल छू भी यहाँ पर जमकर खेला जाए। डेरा पर मेहरबानी करने वाले विज इकलौते नहीं हैं। अनिल विज ने तो पूरे 50 लाख दिए बाबा को। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल भी वहाँ थे, उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। तो हरियाणा सरकार के एक और मंत्री मनीष ग्रोवर भी सामने आए, उन्होंने बाबा को 11 लाख रुपए दिए। यानी 2 दिनों के भीतर बाबा और उनकी रुमाल छू लीग को 91 लाख रुपए मिल गए। खेलों को भी वो प्रोत्साहन देने वाले हैं। और मुझे पता चला है कि आप यहाँ बहुत बड़ा खेल गाँव बनाने वाले हैं और हरियाणा सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं इस मौके पर हरियाणा सरकार का एक छोटा सा मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी अपने खाते से 11 लाख रुपया और इसको एक ऐसे वक्त में जब देश रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ना मिलने की टीस भुला नहीं पा रहा, एक ऐसे वक्त में जब खिलाड़ियों को पैसे और सुविधाओं की किल्लत का लगातार रोना रोए जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में भारत के खराब प्रदर्शन से खफा होकर अब ओलंपिक्स टास्क फोर्स बनाई है, उस वक्त हरियाणा और पंजाब में सियासी रसूख रखने वाले बाबा गुरमीत राम रहीम को 91 लाख के सरकारी चढ़ावे का मतलब क्या है?
क्या बाबा पर चढ़ावे से हरियाणा में खेल की दुनिया बदल जाएगी? क्या बाबा पर चढ़ावे से भारत के खिलाड़ियों की तकदीर बदल जाएगी? या फिर बाबा के चढ़ावे से ओलंपिक्स में मेडल मिलने लगेंगे? फिल्मी पर्दे पर बाबा गुरमीत राम रहीम का किक बॉल को भले ही अंतरिक्ष में पहुंचा दे, लेकिन हकीकत में असली दुनिया में मेडल चमत्कार और कैमरे की जादूगरी से नहीं जीते जाते। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ ही जैसे कांग्रेस की जुबान भी सिल गई है, शायद उसे भी आने वाले पंजाब चुनाव में डेरा सच्चा सौदा के वोट नजर आ रहे हैं। व्यक्ति विशेष से जुड़ाव का निर्णय अनिल विज जी को अपने विवेक से करना है। वो एक जिम्मेवार मंत्री पद पर हैं, संवैधानिक पद है, उनको अपने आचरण का निर्णय स्वयं करना है, और अगर वो नहीं करेंगे तो हरियाणा की जनता तो करेगी। डेरा सच्चा सौदा खेलगांव तो तैयार कर ले, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार रोमालछू लीग भारत को कौन सा गोल्ड जितवा देगी। आखिरकार डेरा प्रमुख कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे लीग क्यों नहीं करते। हरियाणा के खेल मंत्री पर तो पहले से ही कई सवाल उठ चुके हैं। रियो ओलंपिक्स में कुश्ती में मेडल जीतने वाली साक्षी को हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर तो बना दिया, लेकिन उसके स्वागत में खेल मंत्री अपनी थकान के चलते शामिल न हो पाए। लेकिन अब बाबा गुरमीत राम रहीम के रुमाल छू खेलने जैसे सारे नेताओं की थकान मिटा दी है। सिरसा से सतनाम के साथ मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, IBN7। हरियाणा के खेल मंत्री ने बाबा गुरमीत राम रहीम के डेरे पर मेहरबानी से जुड़े सवाल का जवाब जिस अंदाज में दिया वो बहुत कुछ कहता है। अनिल विज के चढ़ावे पर विवाद शुरू होने के बावजूद दो और मंत्रियों की डेरे पर मेहरबानी यूं ही नहीं है। जानकारों की माने तो ये हरियाणा चुनाव में डेरा की मदद का एहसान चुकाना है और पंजाब चुनाव में बाबा का एहसान पाना है। जिस शख्स पर बलात्कार का आरोप लगा हो, जिस शख्स पर किसी खास धर्म के लोगों की भावनाओं को भड़काने का इल्जाम लगा हो, जिस शख्स की CBI जांच चल रही हो, जो शख्स विवादों की पहचान बन गया हो, उसके साथ राज्य और केंद्र के एक तो नहीं 3 मंत्रियों का खड़ा होना, उनके पैर छूना और मेहरबानियों की बरसात करना, क्या ये कोई सियासी मजबूरी थी? पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का खासा असर है। अक्टूबर 2014 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में डेरा ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। डेरा की मदद का नतीजा ये रहा कि सूबे में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इसीलिए बीजेपी की इस दरियादिली को कर्ज उतारना समझा जा रहा है। ये जो पैसा है जनता का पैसा है, गरीब जनता के हक को ये एक डेरे के अंदर जो पैसा दिया जा रहा है ये बिल्कुल नाजायज है। जनता के हक का पैसा है, गरीब जनता पे लगना चाहिए पैसा। डेरा को लाखों की मदद की टाइमिंग भी खासी दिलचस्प है। राज्य और केंद्र सरकार पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये उदारता दिखा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी डेरा पर मेहरबानी से मिले फल का स्वाद चखना चाहती है। असल में डेरा सच्चा सौदा के लाखों भक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैले हुए हैं। ये डेरा प्रमुख के एक इशारे पर किसी भी पार्टी विशेष या उम्मीदवार के पक्ष में जमकर मतदान करते हैं। बाबा गुरमीत राम रहीम जिसके सर हाथ रख देंगे उसकी हरियाणा और पंजाब में सियासी पूछ बढ़ जाएगी। क्या वाकई ये सच है? जानकारों की माने तो पंजाब में डेरा के करीब 35 लाख अनुयायी हैं। हरियाणा की तुलना में पंजाब में डेरा का ज्यादा असर है। 2007 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो डेरा ने कांग्रेस का समर्थन किया था और 2007 में मालवा इलाका जो है अकालियों का इलाका माना जाता है, वहां पर बुरी तरह से अकालियों को मुंह की खानी पड़ी थी। मालवा में पंजाब के 13 जिले शामिल हैं और राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 67 सीटें मालवा इलाके से ही आती हैं। डेरा समर्थकों की 70% आबादी मालवा में ही रहती है। यही वजह है कि हरियाणा में जबरदस्त हार झेल चुकी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के रुख पर सख्त है, जबकि कांग्रेस बाबा के विरोध से बचने की कोशिश में है। ऐसे लोगों की आज मदद हो रही है जिनके खिलाफ 376 के 302 के मुकदमे हैं।
उनको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर खुले रूप से इनकी मदद करी थी। जिन लाखों रुपयों का इस्तेमाल हरियाणा में ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों पर किया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल गांव-गांव और सरकारी स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभा की पहचान में किया जा सकता था, उस पैसे का इस्तेमाल क्या सियासी दल अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए इस तरह कर सकते हैं? सिरसा से सतनाम के साथ मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, IBN7। और इंडिया 9 बजे में बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। बात करेंगे ट्वीट से उपजे विवाद की। जैन मुनि तरुण सागर महाराज पर आम आदमी पार्टी के विशाल ददलानी के आपत्तिजनक ट्वीट के बाद जैन समुदाय में भारी नाराजगी है। नाराज जैन समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन की आवाजें अहमदाबाद से भी सुनाई दे रही हैं। केजरीवाल साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ये सोच लें कि जब तक वो इनको नहीं हटाएंगे, जैन समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि अपमानजनक है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग जैन समुदाय से जुड़े हैं। जैन मुनि तरुण सागर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर इनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और इस गुस्से की वजह है पार्टी के स्टार प्रचारक रहे बॉलीवुड के संगीतकार विशाल दादलानी, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा में तरुण सागर के प्रवचन पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। हालांकि विशाल ने इस पर खेद भी जताया और ट्विटर पर ही सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके जैन मुनि के समर्थक उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वही खबर है कि पार्टी की छवि को बचाने के लिए खुद केजरीवाल ने तरुण सागर को फोन कर उनसे माफी मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जैन मुनि से माफी मांगने चंडीगढ़ पहुँच गए। माफ करने का तो कोई सवाल नहीं, मुझे पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, अभी भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से टिप्पणी की है तो हमारे जो भक्त हैं, जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज है भारत का, उसको तकलीफ है, परेशानी है, इसलिए वो विरोध प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे को बिल्कुल भी 1% भी किसी तरीके का कोई इससे वो नहीं है और उन्होंने अपनी तरफ से जो टिप्पणी की थी विशाल जी ने उसको माफ़ कर दिया है। कहते उसमें अनजाने में जो किया उसके लिए भूल को माफ़ करना ही हमारा फर्ज है। इस बीच जैन मुनि तरुण सागर ने ये खुलासा भी किया है कि बीते 15 मार्च को खुद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में प्रवचन के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर उन्होंने किया था, मैंने स्वीकृति दी थी, जाना भी तय था, लेकिन ऐन मौके पे क्या राजनीतिक कारण बना मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिलहाल अपनी गलती पर आम आदमी पार्टी लगातार माफी मांग रही है, लेकिन जैन समुदाय को ये कबूल नहीं है। अहमदाबाद में जैन समाज ने दादलानी के खिलाफ प्रदर्शन किया और धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज कराया। चंडीगढ़ में जैन धर्म से जुड़े लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर विशाल दादलानी और तहसीन पूनावाला के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं हरियाणा के अंबाला में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। FIR हो गई है, अभी मामला कोर्ट में जाएगा। ठीक है जी, जो आपने गलती करी है वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। माफी ये है कि आप आगे से वो काम नहीं करेंगे, वो है, ये जो गलती करी है तो भुगतनी ही है आपको। आम आदमी पार्टी पहले भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए निशाने पर आ चुकी है, जहां पार्टी के प्रवक्ता आशीष खैतान पर पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे और शिकायत भी दर्ज की गई। बात करते हैं एक और विवाद की, जो नेताजी के बोल से पैदा हुआ। बीजेपी के 2 नेता बोले, लेकिन उनके बोल पर हो गया बवाल। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सैलानियों के कपड़ों को लेकर नसीहत दी, तो बीजेपी सांसद उदित राज ने बीफ पर ट्वीट करके बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी के इन 2 नेताओं के बयान के बाद एक बार फिर पार्टी विवादों में घिर गई है। जहां बीजेपी सांसद उदित राज ने बीफ को लेकर विवादित ट्वीट किया है, तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सैलानियों को आगरा में स्कर्ट न पहनने की नसीहत दी है। उदित राज ने बीफ पर एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा है कि जमैका के धावक उसैन बोल्ट गरीब परिवार से आते हैं
और उनके ट्रेनर ने उनको दोनों समय बीफ खाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीते। हालांकि विवाद बढ़ता देख उदित राज ने अपने ट्वीट से पल्ला झाड़ दिया। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उसेन बोल्ट के टीचर का स्टेटमेंट है। मैंने वहाँ की परिस्थिति का उद्धरण करते हुए यहाँ के खिलाड़ियों को मैसेज देना चाहा। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने ताज नगरी आगरा में पर्यटकों के लिए एक बुकलेट जारी की, जिसमें पर्यटकों को क्या करें और क्या न करें की सलाह दी गई है। महेश शर्मा ने कहा कि शाम के वक्त पर्यटक स्कर्ट पहनकर न निकलें। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। हालांकि विवाद होता देख बाद में महेश शर्मा भी अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मेरा ये धर्म फर्ज भी है कि हमारे विदेशियों की और खासतौर पर महिला पर्यटकों की और देशी पर्यटकों की उनकी सुरक्षा का भी हम लोग ध्यान रखें। उसके लिए समय समय पर विभिन्न देश भी अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैंने किसी के पहनावे को, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप क्या पहने। गौरतलब है कि महेश शर्मा पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लड़कियों का रात भर बाहर रहना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। विदेश में लड़कियां नाइट आउट करती होंगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अपने नेताओं की इस बयानबाजी के चलते बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सरकार का काम ये नहीं है कि आप उनसे कहें स्कर्ट पहन के मत आओ, ऐसा ड्रेस मत पहनो, वैसा ड्रेस मत पहनो। ये ड्रेसेस जिसकी बात वो फॉरनर्स से कर रहे हैं, वो ड्रेस तो आज भारत में आम शहरों के अंदर लड़कियां पहनती हैं, भारतीय लड़कियां पहनती हैं। तो क्या करेंगे, उन सब पर भी पाबंदी लगाएंगे। वो संस्कृति विभाग के असांस्कृतिक मंत्री और उनका वक्तव्य अमर्यादापूर्ण है, देश में पर्यटकों को आने से रोकने का है। ये एडवाइजरी हास्यास्पद है और साफ साफ कह दें कि हमारे देश में आओ ही मत, क्योंकि हमारे यहाँ ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, जो यहाँ के पुरुष हैं, वो तुमको घूरना बंद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सख्त हिदायत के बावजूद बीजेपी नेता विवादित बयान देकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही सरकार विज्ञापनों के जरिए लोगों को ये बताने में जुट गई है कि पिछले 9 सालों में बादल सरकार ने क्या कुछ किया, कौन कौन से अहम काम किए। लेकिन सरकारी इश्तेहारों में किए जाने वाले दावों में कितना दम है, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों पंजाब के अखबारों में रोजाना बादल सरकार के इश्तेहार निकल रहे हैं, ये बताने के लिए कि सरकार का जनता से कितना सरोकार है। लेकिन सरकार के दावों की तरह ये इश्तेहार भी झूठे साबित हो रहे हैं। इसकी पोल 9 साल पंजाब सरकार के विकास के विज्ञापन में छपे एक बुजुर्ग की तस्वीर ने खोल दी। दरअसल इस सरकारी विज्ञापन में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें जिस शख्स की तस्वीर लगी हुई है वो फरीदकोट के गांव कलेर के रहने वाले छैला सिंह हैं। लेकिन छैला सिंह का दावा है कि वो तो खुद पेंशन के लिए 10 साल से दर दर भटक रहे हैं। बैठा बूठा के फोटो इत्थे स्कूल च बहने आ, धर्म उत्ते पंचायत च बहने आ, ते उत्थों कदे जावड़ी हो गए जी 10 साल कहंदे नूं पेंशन ला दो, नहीं लगी। फोटो लाई जाने आ ते पेंशन लाई नहीं जी तुसीं। तो जिस इश्तेहार के जरिए बादल सरकार अपनी छवि बेहतर बनाने में जुटी थी, वही इश्तेहार अब उसके गले की फांस बन गया है। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। अपने ही इश्तेहार पर चौतरफा गिरी पंजाब सरकार ने सफाई दी है कि विज्ञापन में बुजुर्ग का फोटो सांकेतिक तौर पर लगाया गया है और अगर उन्हें किसी तकनीकी वजह के चलते पेंशन नहीं मिल रही है तो इसके लिए प्रशासन को जांच कराने के लिए कह दिया गया है ताकि जल्द से जल्द उनकी पेंशन शुरू हो सके। एडवर्टाइजमेंट थी वो रिप्रेजेंटेटिव तौर पर यूज की गई। डीसी साहब को अपना कहा गया कि वो इंक्वायर करें और इंश्योर करें अगर ये जेन्युइन अपना बेनिफिशियरी हैं और अगर कहीं ये मिस आउट हो गए हैं तो इनको जल्द से जल्द पेंशन दीजिए। सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है वो इस इश्तेहार से साफ हो गया है। वैसे ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में
इस तरह के गड़बड़झाले सामने आते रहते हैं। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, IBN 7। चलिए, इस इश्तेहार के बाद कम से कम इस बुजुर्ग को तो पेंशन की आस लगी है, लेकिन उन तमाम बुजुर्गों का क्या जिनके न तो इश्तेहार छपेंगे न तस्वीर छपेगी और सरकार उनसे पूरी तरह से बेखबर और अनजान है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुंबई में करीना कपूर ने लैक्मे फैशन वीक की ग्रैंड फिनाले में डिजाइनर साबिसाची मुखर्जी के लिए रैंप पर वॉक किया। यूं तो करीना पहले भी कई बार रैंप पर अपना जलवा बिखेर चुकी, लेकिन करीना कपूर के लिए इस बार रैंप पर वॉक करना एक बेहद खास अनुभव रहा। दरअसल रैंप पर पहली बार करीना का मम्मी अवतार देखने को मिला। सुनहरे रंग के लहंगे में करीना बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। करीना ने भावुक होते हुए कहा ये वॉक उनके लिए यादगार रहेगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के साथ रैंप पर वॉक किया।